गेम ऑफ थ्रोन्स की एक ऐसी कैरेक्टर हैं जिनकी मुस्कुराहट के पीछे बेसिकली उनके पूरे हाउस की पॉलिटिक्स छुपी हुई रहती है। मार्जरी टायरल ना सिर्फ एक रानी बल्कि एक स्ट्रैटेजिस्ट, एक सर्वाइवर और एक मास्टर मैनिपुलेटर कहा जा सकता है उन्हें। उनका गेम कभी भी लाउड नहीं था, लीथल जरूर था। एक खिलाड़ी बेसिकली जो सर्सी लैनिस्टर से भी ज्यादा डेंजरस बन सकती थी अगर वक्त उनका साथ देता तो। उनकी स्माइल उनका वेपन थी, सॉफ्ट दिखती थी लेकिन अंदर से पॉलिटिकल फायर थी बेसिकली। हाउस टायरल जो है जिससे वो बिलोंग करती थी, उनका मोटो है ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग। तो पहली नजर में इनोसेंट लगता है ये जो मोटो है ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग, पर इसका मतलब है साइलेंट एम्बिशन, फुल पावर। हाई गार्डन के जो लॉर्ड्स हैं, टारगेरियंस जब कॉन्क्वेस्ट हुआ था उसके बाद वो बने वार्डन्स ऑफ द साउथ। जिस तरह से स्टार्क घराना वार्डन ऑफ द नॉर्थ था, उसी तरह से हाई गार्डन घराना था वार्डन ऑफ द साउथ। जो सेकंड किताब है अ क्लैश ऑफ किंग्स, उसमें सांसा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चैप्टर है। उसमें मार्जरी को डिस्क्राइब किया गया है कुछ इस तरह से कि वो काफ़ी एलिगेंट है, ब्यूटीफुल है और पॉलिटिकली वैल्यूएबल है। उसकी शादी होती है पहले रेनली बराथियन से, उसके बाद जॉफरी से, फिर टॉमन से। राजा जो था रॉबर्ट बराथियन, उनकी डेथ हो गई थी और वॉर ऑफ 5 किंग्स छिड़ गई थी। पूरे वेस्टरॉस में अलग अलग लोग थे जो क्लेम कर रहे थे कि राजगद्दी पर उनका अधिकार है, आयरन थ्रोन पर उनको बैठना चाहिए। तो रेनली बराथियन यानी कि रॉबर्ट बराथियन के छोटे भाई उनमें से एक थे, उन 5 राजाओं में से एक थे जो कह रहे थे कि आयरन थ्रोन पर हमारा अधिकार है। उनको सपोर्ट किया टायरल घराने ने और मार्जरी की शादी हुई रेनली से इस ख्वाब के साथ कि वो रानी बनेंगी। रेनली बराथियन के बाद उनकी जॉफरी से शादी हुई क्योंकि रेनली बराथियन की मौत हो गई थी, उन्हें मरवा दिया गया था उनके ही भाई ने, स्टैनिस बराथियन ने। उसके बाद जॉफरी से शादी हुई और यानी कि रॉबर्ट बराथियन के बेटे से, और जॉफरी की भी मौत हो गई। और उसके बाद टॉमन बराथियन यानी जॉफरी के छोटे भाई से शादी हुई। तो 3 बार उन्होंने शादी की आयरन थ्रोन के करीब पहुंचने के लिए। सो ऐसा नहीं है कि 3 बार उनको प्यार हो गया था, ये बेसिकली क्लियर पावर ग्रैब था, उनके घराने की तरफ से चली गई एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी। पब्लिक इमेज उनकी थी इनोसेंट, ग्रेसफुल क्वीन थी वो, पॉलिटिकली अवेयर थी फ्रॉम अ वेरी यंग एज। रेनली वॉज नॉट इनटू हर and she said one time to him कि you want my brother to come and help. So वो किसी तरह से भी घबराती नहीं थी किसी भी सिचुएशन से। A Clash of Kings में एक चैप्टर है कैटलिन का जिसमें वो ऐसा सोचती है कि रेनली और मार्जरी की जो वेडिंग है वो उन्हें अननेचुरल लगती है। जो घराने थे अलग अलग, उनको अंदाजा था रेनली और मार्जरी की शादी की सच्चाई का, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं सकता था ऑफ कोर्स, लेकिन हर किसी को अंदाजा था कि रेनली का क्या ओरिएंटेशन है और मार्जरी यानी टायरल घराना जो है वो पावर पाने में यकीन करता है। सो मार्जरी ने बेसिकली फेथ ऑफ 7 के जरिए अपनी इमेज को बनाया किंग्स लैंडिंग में, और वो वैसे भी बहुत ज़्यादा चैरिटी वगैरह में बिलीव करते थे। पता नहीं बिलीव करते थे कि नहीं या पब्लिक इमेज के लिए ही कर रही थी, पता नहीं। किंग्स लैंडिंग में लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे थे मार्जरी को, बट अंदर से शी वॉज अ चेस मास्टर। उन्होंने फेथ ऑफ 7 का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। अ स्टॉर्म ऑफ स्वॉर्ड्स में सांसा का चैप्टर है जिसमें पीटर बेलिश सांसा से बात करता है मार्जरी को लेकर और बोलता है कि शी इज़ नॉट एज इनोसेंट एज शी लुक्स। तो जितनी भोली दिखती है उतनी भोली है नहीं। पीटर बेलिश को भी आइडिया था, यानी कि जो स्ट्रैटेजिस्ट खुद हैं लोग वो दूसरे स्ट्रैटेजिस्ट को पहचान जाते हैं। सीजन 3 के ही एपिसोड 2 में मार्जरी सांसा को एक ऑप्शन ऑफर करती है कि तुम्हारी शादी करवा दी जाएगी और मेरी फैमिली में तुम आ जाओगी और मैं तुम्हारी शादी अपने भाई से करवाना चाहती हूँ। और ये जो ऑफर है वो भी एक पॉलिटिक्स का हिस्सा था ताकि स्टार्क घराने के साथ टायरल घराने के रिश्ते सुधर जाएं। वो ये भी कहती है सांसा को कि मैं चाहती हूँ कि हम अच्छे दोस्त बन जाएं। तो बेसिकली उसका कहने का मतलब ये था कि तुम यूज़फुल हो और मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करके तुम्हारा फ़ायदा उठा सकती हूँ। किताबों में ये जो सीन था ये थोड़ा अलग था क्योंकि बुक्स में मार्जरी टायरल के 2 भाई होते हैं, सर लॉरेंस और विलिस। तो विलिस जो है आमतौर पे अपने घराने में ही रहता है और वहाँ से नहीं कहीं जाता है और वो कोई नाइट नहीं होता है, उनको कुछ स्पेशली एबल्ड होते हैं वो। सांसा को जो शादी का ऑफर किया जाता है वो विलिस के साथ शादी का ऑफर किया जाता है। हालांकि सांसा को सर लॉरेंस में इंटरेस्ट होता है, जैसे कि हम जानते हैं सांसा को हमेशा से कि शी इज़ इनटू कहते हैं हैंडसम एंड स्मार्ट बॉयज़। तो नाइट बेसिकली वो सोच रही थी कि सर लॉरेंस जो वो नाइट है और उसने तो माउंटेन को भी हरा दिया था। तो जब बात होती है मार्जरी से शादी को लेकर सांसा की,
तो सांसा ये सोच रही होती है कि मार्जरी सर लॉरेंस की बात कर रही है, लेकिन वो अपने दूसरे भाई विलिस की बात कर रही होती है जो स्पेशली एबल्ड है और जो हाई गार्डन में रहता है, वो कोई नाइट नहीं होता है। ये भी जिक्र है क्लैश ऑफ किंग्स में। सांसा का जो पॉइंट ऑफ व्यू का एक चैप्टर है उसमें वो सोचती है कि मार्जरी बहुत ब्यूटीफुल है और उसकी काफ़ी इज्जत की जाती है कोर्ट में, इनफैक्ट काफ़ी ग्रेसफुल माना जाता है उसे। तो सांसा जो है वो मार्जरी को उस तरह से देखती है जिस तरह की वो रेपुटेशन अपनी खुद की चाहती थी जब वो किंग्स लैंडिंग आई थी अपना घर छोड़कर, लेकिन वो खुद कभी उस जगह पर नहीं पहुंच पाई। बट सांसा को कभी भी मार्जरी से जेलस फील करते हुए नहीं दिखाया गया और ये शायद मार्जरी का चार्म था, बट ये चार्म सर्सी पर डेफिनेटली नहीं चला। ओलेना टायरेल ने, हम ये समझ सकते हैं कि मार्जरी को ग्रूम किया टू बी मोर देन अ वाइफ। भले ही वो एक राजा से शादी करे, रानी बने, लेकिन फिर भी उसको उतने में खुश नहीं रहना है। उसको अपने घर को, अपने घराने को आगे बढ़ाना है, अपने घराने का नाम आगे बढ़ाना है, अपने घराने को ज़्यादा पावरफुल बनाना है। ये जिम्मेदारी मार्जरी के कंधे पर थी और वो बोलती भी है मार्जरी को कि जॉफरी को लेकर कि यू आर नॉट इन लव विद हिम आर यू, और वो फिर कहती है कि कैपिटल इज नॉट अ प्लेस फॉर दैट। मतलब ये कि अगर तुम किंग्स लैंडिंग में हो तो किसी से प्यार व्यार में मत पड़ो, कैपिटल यानी किंग्स लैंडिंग प्यार में पड़ने की जगह नहीं है, ये स्ट्रैटेजी और पॉलिटिकल गेम खेलने की जगह है। फेथ ऑफ 7 रिलीजन का भी काफ़ी अफेक्ट हो जाता है मार्जरी पर एक टाइम के बाद, जब वो अल्टीमेटली किंग्स लैंडिंग में रहना स्टार्ट करती है। तो उसकी जो इमेज है वो कुछ जैसे 7 फेथ ऑफ 7 में 7 गॉड्स होते हैं, उनमें एक मेडन थी, तो जो उसकी पब्लिक इमेज है वो कुछ ना कुछ मेडन का आर्च टाइप थी। इनोसेंस, फर्टिलिटी, डिवोशन, ये सब। सर्सी को कभी इंप्रेस नहीं कर पाई वो। लगता है ऐसा कि सर्सी ने शायद उसे शुरू में अंडर एस्टिमेट किया। अगर उसने अंडर एस्टिमेट नहीं किया होता तो मुझे लगता है कि वो मार्जरी से शादी नहीं होने देती जॉफरी की। सो सीजन 4 के एपिसोड 2 में, जिसका नाम था द लायन एंड द रोज, जॉफरी के क्रूअल टॉन्ट्स होते हैं जब उसकी शादी हो रही होती है और वो हर किसी को बेसिकली उल्टा सीधा कह रहा होता है और स्पेशली टीरियन का मजाक उड़ा रहा होता है। और पूरे उस सीक्वेंस के दौरान तब मार्जरी काफ़ी काम रहती है और पब्लिकली डिस्प्ले करती है ग्रेस, स्ट्रेंथ। वो बोलती भी है ओलेना को एक जगह पे कि शायद इस शहर में हम ही हैं वो जो इस राजा को मरते हुए नहीं देखना चाहते, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी आयरनी है क्योंकि मार्जरी को पता नहीं होता है कि ओलेना क्या कर रही है या क्या प्लानिंग है उसकी। उसके बाद सीजन 5 में जॉफरी के छोटे भाई टॉमन से उसकी शादी होती है और वो बहुत आसानी से टॉमन को कंट्रोल करने लगती है, बहुत स्वीटली टॉक करती है उससे। मार्जरी ने टॉमन के साथ कह सकते हैं कि प्यार और लगाव का ड्रामा था, या वो जेन्युइनली टॉमन को पसंद करती थी बिकॉज टॉमन अच्छा था। किताब ने इस आर्क को बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया है डिटेल में, मगर वो पॉलिटिकली इंक्लाइंड थी, इशारों इशारों में कही गई है, अलग अलग कैरेक्टर्स के जरिए ये बात बताई गई है कि मार्जरी जो है वो पॉलिटिकल गेम खेलती है। सर्सी उसके बारे में समझती है कि वो स्ट्रैटेजी तो कर रही है, बट कितने अच्छे से पॉलिटिकली वो हर चीज़ को समझती है ये नहीं समझ पाई थी सर्सी शो में एटलीस्ट। अ फीस्ट फॉर क्रोज जो किताब है उसमें सर्सी का एक चैप्टर है जिसमें वो मार्जरी के बारे में सोच रही होती है और उसे सांप का नाम देती है कि सिल्क के अंदर सांप है। एक एपिसोड था जिसमें हमें सर्सी का पास्ट दिखाया जाता है जिसमें वो छोटी बच्ची होती है और वो मैगी द फ्रॉग करके एक लेडी होती है जो प्रोफेसीज देती है, जंगल में रहती है वो औरत, एक विच कहते हैं उसको, और वो सर्सी को कहती है कि एक तुम क्वीन बनोगी, रानी बनोगी, मगर फिर एक यंगर मोर ब्यूटीफुल क्वीन आएगी जो तुम्हारी जगह ले लेगी और तुम्हें नीचे गिरा देगी। तो सर्सी मार्जरी को जब देखती है तो शायद उसको वही प्रोफेसी याद आती है और वो सोचती है कि मार्जरी मेरी जगह लेने के लिए आई है, मेरी सारी पावर छीन लेगी। तो शायद इसलिए वो मार्जरी को शुरुआत से ही नेगेटिव लाइट में रखती है अपने जहन में। सो मार्जरी और सर्सी के बीच जो पावर स्ट्रगल होता है उसमें कोई स्वॉर्ड्स नहीं होती हैं, तलवारें नहीं निकलती हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस होता है, पॉलिटिकल स्ट्रगल होता है, बातों से, षड्यंत्र से, तलवार या खून खराबे से नहीं। सर्सी धर्म का इस्तेमाल करती है, हाई स्पैरो को पावरफुल बनाती है, फेथ मिलिटेंट तैयार करवाती है ताकि जरूरत पड़ने पर ये उसके काम आ सके। और ये सारा जो इवेंट होता है हाई स्पैरो और फेथ मिलिटेंट और सर्सी के बीच जो रिलेशन बनता है, ये पूरा, इसमें कई चैप्टर लगते हैं अ फीस्ट फॉर क्रोज किताब में। और वो मार्जरी पर फिर इल्जाम लगाती है कि मार्जरी का शख्स होता है ऑजनी कैटल ब्लैक, उसका ऑजनी कैटल ब्लैक के साथ अफेयर है। लेकिन जब ऑजनी कैटल ब्लैक को फेथ मिलिटेंट पकड़ कर ले जाते हैं और उसे टॉर्चर करते हैं तो कैटल ब्लैक
कन्फेस करता है कि नहीं, उसका मार्जरी के साथ अफेयर नहीं था, उसका तो बल्कि सर्सी के साथ अफेयर था। सो सर्सी को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है कि जब फेथ मिलिटेंट वाले लोग उसे लेकर चले जाएंगे तो वो इतना ज्यादा उसे टॉर्चर करेंगे कि कैटल ब्लैक सच उगल देगा। तो किताबों के हिसाब से ऐसा नहीं है। किताबों में मार्जरी का ऑज़नी कैटल ब्लैक से कोई अफेयर नहीं होता है, उसके अलावा भी किसी और से कोई अफेयर नहीं होता है। सर्सी उसे फंसाने के लिए उस पे झूठा इल्जाम लगाती है और अल्टीमेटली खुद ही फंस जाती है। जब ऑज़नी कैटल ब्लैक फेथ मिलिटेंट के कब्जे में आता है और टॉर्चर हो रहा होता है, तब वो एक और बहुत बड़ी बात कबूल करता है जिसके बारे में तब तक कोई नहीं जानता था। वो ये कि जो पुराने हाई सेप्टन थे उनका कत्ल करवाया था सर्सी ने, ऑज़नी कैटल ब्लैक के थ्रू ही उन्हें मरवाया था। बुक में सर लॉरेंस के बारे में जो भी अफवाहें हैं वो सिर्फ अफवाहें हैं, उन्हें क्लियरली कहीं मेंशन नहीं किया गया है। बस अलग अलग घराने के अलग अलग लोग सर लॉरेंस के बारे में कुछ राय रखते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं है डायरेक्टली। उन पे कुछ दूसरे तरह के इल्जाम लगते हैं, मार्जरी पे इल्जाम लगते हैं, और मार्जरी पे जो इल्जाम लगते हैं इस वजह से वो जेल में जाती है। उसके बाद वो हाई स्पैरो के आगे ऐसे कहती है कि हाँ, मैंने पाप किए हैं और मैं अपने पापों को कबूल करती हूँ और मैं सही रास्ते पर चलना चाहती हूँ, और इस तरह की बातें कहकर वो हाई स्पैरो को कन्विंस कर लेती है कि हाँ, मैं इस रिलीजन में बिलीव करती हूँ, फेथ ऑफ 7 में, और मैं इसी को फॉलो करूँगी। उसके बाद सीजन 6 के एपिसोड 10 में वाइल्ड फायर के थ्रू उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि सर्सी खुद आती नहीं है सेप्ट ऑफ बेलर में, और जैसे ही मार्जरी को अंदाज़ा होता है कि सर्सी खुद सेप्ट ऑफ बेलर में नहीं आने वाली है तो एकदम से वो चौंक जाती है। मार्जरी को बहुत जल्दी आसानी से एहसास हो जाता है कि सर्सी ने ज़रूर कुछ चाल चली है और ज़रूर इस जगह पर कुछ बुरा होने वाला है। तो मरने से पहले भी मार्जरी का जो दिमाग है उसने काम करना बंद नहीं किया था। वो समझ गई थी कि यहाँ ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है। बस उसको अगर थोड़ी देर पहले और रियलाइज़ हो जाता अगर कि सर्सी नहीं आने वाली है सेप्ट ऑफ बेलर, तो वहाँ से डेफिनेटली निकल के बाहर चली जाती। किताबों में और शो में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे पर्सनालिटी में किताबों में वो बहुत स्वीट है और ग्रेसफुल है, इंटेलिजेंट है, ये सब तो शो में भी है, बट शो में उसको क्लियरली बहुत ही पॉलिटिकली एम्बिशियस दिखाया गया है और बोल्डर दिखाया है। तो काफ़ी बोल्ड है और पॉलिटिकली एम्बिशियस है शो में, लेकिन किताबों में इन चीज़ों के बारे में बहुत क्लियर रेफरेंस नहीं है, बहुत सटल है ये सब कुछ। शो में ऐसे दिखाया है कि वो अपने फेथ को एक मास्क के तौर पर इस्तेमाल करती है, लेकिन बुक्स में थोड़ा डाउटफुल है, बहुत क्लियर नहीं है। बिकॉज मार्जरी का जो कैरेक्टर है वो हम या तो सर्सी के थ्रू उसके बारे में जानते हैं, या सैंसा के थ्रू उसके बारे में जानते हैं, या और कुछ कैरेक्टर्स के थ्रू उसके बारे में जानते हैं। तो इतना नहीं समझ में आता है कि उसने क्लियरली कभी कुछ भी नेगेटिव किसी के बारे में कहा हो या किया हो। टॉमन के साथ भी जो उसका रिलेशन है वो बुक्स में ज़्यादा उस बारे में कुछ डिस्कशन नहीं है, बट शो में ऐसा दिखाया गया है कि ये रिलेशन इमोशनल है और थोड़ा मैनिपुलेटिव भी है। वो हमें एक तरह से याद दिलाती है कि किस्मत भी कई बार जो है वो साथ नहीं देती है, आप कितने भी समझदार हो। और एक चीज़ ये कि कभी कभी आपकी मुस्कुराहट कितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन आपकी मुस्कुराहट के पीछे खंजर छुपा हो सकता है कोई। तो किसी को मुस्कुराते हुए अगर आप देख लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसका असली फेस होगा, जो पीछे का चेहरा है उसके पीछे क्या छुपा है वो मेन खेल है, स्पेशली गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में। आई होप आपको मार्जरी से रिलेटेड जो भी हमने बात की है वो अच्छी लगी हो, बट कोई अगर सवाल है तो प्लीज़ पूछिए। अगर आप चाहते हैं मैं हर कहानी को गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो फिर ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं कोई और काम ना करूं, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर ही फोकस करूं, और उसके लिए मुझे आपके फुल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए। वैसे अब वॉच रोज पर मेंबरशिप का भी ऑप्शन अवेलेबल है, बस बता रही हूँ, कोई कंपलसरी नहीं है। वॉच रोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस।